कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें। आज हम आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत दहन ऊष्मा, संवहन ऊष्मा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और इस पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे इसके बारे में आज बताएंगे। आगामी आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और पूछे गए होंगे, अतः इसका अभ्यास कर लेंगे तो आप लोगों को इसको हल करने में सहायता प्राप्त होगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी क्या होता है। हीट ऑफ कंबशन किसी यौगिक का वायु या ऑक्सीजन की अधिकता में जलाने पर जितनी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अथवा एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वह उसकी दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी कहलाती है। इसको हम डेल्टा एच सी से लिखते हैं। सी मीन्स टू कंबशन। इसी तरह से किसी ये आपका विरचन ऊष्मा या संवहन ऊष्मा क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसी यौगिक के एक मोल के निर्माण में उसके अपने मूल अवयवी तत्वों से बनने में जितनी ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है, या यूं कह सकते हैं अपने मूल तत्वों से किसी यौगिक के एक मोल के बनने में जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक का कि विरचन ऊष्मा अथवा संवहन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। इसको डेल्टा एच एफ से व्यक्त करते हैं। एफ मीन्स टू फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप अगर इसकी परिभाषा लिखने के लिए आती है, आपकी परीक्षा में आता है कि संवहन ऊष्मा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखो, अथवा आता है दहन ऊष्मा क्या है उदाहरण सहित समझाइए। अगर इसकी डिफिनीशन उदाहरण सहित लिखने के लिए आता है तो इसको डिफाइन करके आप बता सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी, इसको कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। यहां इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी यौगिक के एक मोल को ऑक्सीजन या वायु के आधिक्य में जलाने पर, आधिक्य माने अधिकता में जलाने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की दहन एंथैल्पी या दहन ऊष्मा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी यौगिक के एक मोल को ऑक्सीजन या वायु के आधिक्य में जलाने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की दहन एंथैल्पी या दहन ऊष्मा कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कार्बन है, ये सॉलिड है, यस मीन्स टू सॉलिड अवस्था में है, प्लस हाफ O2। ये ऑक्सीजन का 1/2 अणु लिया गया है, ये जी माने गैस है, इससे बन रहा है COG, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कार्बन को जलाया जा रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इसकी दहन ऊष्मा डेल्टा HCC माने कंबशन, इसका मान है -110.5 किलो जूल। इसके मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में -110 किलो जूल का एंथैल्पी परिवर्तन होता है, या यूं कह सकते हैं कि 110.5 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, CS कार्बन सॉलिड है, प्लस O2G माने ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, इससे बन रहा है CO2G, यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और इसके जलाने पर जो ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है वो है 394.12 किलो जूल, यानी डेल्टा HC एंथैल्पी में परिवर्तन -394.12 किलो जूल है। या आप ये कह सकते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिसकी दहन ऊष्मा का मान 394.12 किलो जूल है, माने प्लस 394.12 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ये आपका दहन एंथैल्पी या दहन ऊष्मा था। इसी तरह से संवहन ऊष्मा या विरचन ऊष्मा या विरचन एंथैल्पी क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसा कि आप जान रहे हैं, किसी निश्चित ताप पर अपने मूल तत्वों से एक मोल यौगिक के बनने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन अथवा ऊष्मा का उत्सर्जन या शोषण होता है उसे उस यौगिक की संवहन ऊष्मा या विरचन एंथैल्पी कहा जाता है। फिर से सुनिए, किसी निश्चित ताप पर अपने मूल तत्वों से
एक मोल यौगिक के बनने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन अथवा ऊष्मा का उत्सर्जन या शोषण होता है उसे उस यौगिक की समभवन ऊष्मा कहते हैं। यानी किसी यौगिक का अपने तत्वों से मिलकर बनने में जितनी ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है अथवा एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वही उसकी समभवन ऊष्मा या विरचन ऊष्मा कही जाती है। जैसा कि एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, हाफ H2G माने गैस है, प्लस हाफ Cl2G माने गैसीय अवस्था में है, इससे बन रहा है HClG। यानी HCl का एक मोल अपने अवयवी तत्वों Cl2 और H2 से बनने में जो एनर्जी एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है वो है 92.5 kJ। यानी डेल्टा HF बराबर -92.5 kJ। एफ मीन्स टू फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन HF, F मीन्स टू है फॉर्मेशन, यानी इसके बनने में 92.5 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, Fe माने आयरन है, सॉलिड अवस्था में है, प्लस सल्फर है, ये भी सॉलिड है, इससे मिलकर बन रहा है FeS सॉलिड। और इसके FeS माने फेरस सल्फाइड के बनने में, फेरस सल्फाइड का अपने मूल तत्वों आयरन और सल्फर से मिलकर बनने में जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है वो है 100.5 किलो जूल। यानी एंथैल्पी में परिवर्तन आ रहा है -100.5 किलो जूल का। इसको डेल्टा HF से इंडिकेट करते हैं, F मीन्स टू फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इस तरह से आपने देखा दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी क्या है, उदाहरण भी इसका देखा। समभवन ऊष्मा या विरचन ऊष्मा या एंथैल्पी क्या है, इसको भी आपने देखा, एग्जाम्पल भी इसका देखा। अगर आपकी परीक्षा में दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी उदाहरण सहित लिखने के लिए आता है तो इसको डिफाइन करके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह से समभवन ऊष्मा या विरचन ऊष्मा के बारे में पूछा जाता है तो इसका आप डिफिनीशन लिख करके एग्जाम्पल लिख दे सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दहन ऊष्मा या समभवन ऊष्मा था जिसको आपने डिफाइन करके अभी इसके एग्जाम्पल को जाना, समझा। अब इसके पश्चात आपके परीक्षा में आ सकता है इस पर आधारित महत्वपूर्ण गणनाएं किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आपके आगामी परीक्षाओं में और कंपटीशन की परीक्षा में भी इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ा सुविधा होगा। इसमें एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, यदि कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्वेश्चन है यदि कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन ऊष्माओं के मान क्रमशः इसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन ऊष्मा का मान दिया गया है -93.3, -94.3, 94.3 तथा -68 किलो कैलोरी हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड की समभवन ऊष्मा की गणना करो, ये प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ आया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन ऊष्माओं का मान दिया गया है। दहन ऊष्माएं क्या होती हैं, ऑक्सीजन की अधिकता में उसके साथ जलाना ही दहन ऊष्मा कहलाता है। यानी आप रिएक्शन लिख सकते हैं, कार्बन C सॉलिड है प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है, इससे बन रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी दहन ऊष्मा का मान है HC की वैल्यू आप लिख सकते हैं -94.3 किलो कैलोरी। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड CO
कि संवहन ऊष्मा का मान दिया कि दहन ऊष्मा का मान दिया गया है, बन रहा है CO2 गैसीय अवस्था में। इसके दहन ऊष्मा का मान दिया गया है -68 किलो कैलोरी। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमको प्राप्त करना है कार्बन मोनोऑक्साइड की संवहन ऊष्मा। संवहन ऊष्मा माने विरचन ऊष्मा माने फॉर्मेशन, यानी हमको इसके एक मोल के निर्माण में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित हो रही उसके मान की गणना हमको करना है। क्या ऐसा करेंगे जिससे हमको रिएक्शन प्राप्त हो जाए C + ½ O2 = CO। ये हमको प्राप्त करना रिएक्शन। इसके लिए हम क्या करें कि इन दोनों रिएक्शन की सहायता से हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम समीकरण एक में से समीकरण सेकंड को घटा रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर समीकरण एक में से समीकरण को 2 को माइनस कर दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए समीकरण एक ये है, समीकरण 2 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा C A + O2 और इसमें से माइनस कर रहे हैं COG -½ O2G। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा CO2G -CO2G और डेल्टा HC की वैल्यू भी आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -26 किलो कैलोरी, -26.3 किलो कैलोरी। ये 26.3 किलो कैलोरी आ गया। अब यहाँ देखिए आप, अब इसमें से O2 में से ½ O2, वो प्लस O2 में से ½ O2 गए तो हम -½ O2 बचेगा और यहाँ CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा क्या C। इसमें से ½ O2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा +½ O2G -COG और डेल्टा HC की वैल्यू आ गई -26.3 किलो कैलोरी। इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा C +½ O2, इससे बन गया COG और इसकी वैल्यू आ गई -26.3 किलो कैलोरी। यही आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, यदि कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन ऊष्माओं के मान क्रमशः -94.3 तथा -68 किलो कैलोरी हो तो CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड के संवहन ऊष्मा की गणना करो। क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि किसी की दहन ऊष्मा क्या होती है, उसको ऑक्सीजन के साथ जलाने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो इसकी दहन ऊष्मा होती है। तो कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो C + O2 CO2 ये बन रहा है और इसकी दहन ऊष्मा का मान दिया गया क्वेश्चन में -94.3 किलो कैलोरी। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन ऊष्मा CO + ½ O2 बन जा रहा है CO2। इसकी दहन ऊष्मा का मान भी दिया गया है -68 किलो कैलोरी। और हमको CO की संवहन ऊष्मा ज्ञात करना, यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड की 1 मोल उसके तत्वों से मिलकर बनने में जो ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित हो रही है वही उसकी संवहन ऊष्मा होगी। तो इस समीकरण को हमको प्राप्त करना है, यानी C + ½ O2 = CO। ये क्वेश्चन को प्राप्त करना है इन दोनों समीकरणों की सहायता से। अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, इस जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से इसको मैंने माइनस किया है, यहाँ भी उसी तरह माइनस हो जाएगा और ये जो एनर्जी है ये भी ऊष्मा है ये भी इसी तरह से होगा। इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो ये चीज बचेगी -26.3 किलो कैलोरी माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इस माइनस में से ये प्लस हो जाएगा और इसमें से करने पर माइनस इतना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया CO2। यहाँ CO2 में से ½ O2 घटा देंगे तो -½ O2 बचेगा -CO और इसमें जो घटाने पर ये आया है इतना वैल्यू आई है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो उधर प्लस हो जाएगा। तो यानी C + ½ O2 बन गया CO, यानी CO के 1 मोल उसके तत्वों C और ऑक्सीजन से बनने में जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही वही संवहन ऊष्मा है, तो इसकी संवहन ऊष्मा का मान इतना आ गया। तो इस तरह से हम
किसी भी दिए गए न्यूमेरिकल सवाल को हल कर लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसी समीकरणों की सहायता से इसको हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो आशा है आपसे कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको देने जा रहे हैं। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है इसी दहन ऊष्मा पर ही है। क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया जा रहा है, इसी बेस पर है। दूसरा क्वेश्चन है अभिक्रिया CH4+2O2। ये क्वेश्चन दूसरा है। अभिक्रिया CH4 ये गैस है, +2O2 ये भी गैस है। CH4+2O2 बन रहा है CO2+2H2O। CO2+2H2O अभिक्रिया है CH4+2O2, CH4+2O2 इससे बन रहा है CO2+2H2O के लिए मानक अभिक्रिया एंथैल्पी के मान के लिए मानक अभिक्रिया एंथैल्पी के मान, एंथैल्पी के मान, एंथैल्पी के मान की गणना करो, मान की गणना करो। एंथैल्पी मानक अभिक्रिया एंथैल्पी के मान की गणना करना है यदि CH4CO2 यदि CH4CO2 तथा H2O की मानक संवहन एंथैल्पी के मान की मानक संवहन एंथैल्पी के मान क्रमशः इनके मान दिए गए हैं क्रमशः 74.91 माइनस 74.91 माइनस 394.12 माइनस 94.12 तथा माइनस 286.31 तथा माइनस 286.31 किलो जूल प्रति मोल हो, 31 किलो जूल प्रति मोल हो। जैसा कि आप अभी देख रहे थे, दूसरा प्रश्न है अभिक्रिया CH4G+2O2 बन रहा है CO2+2H2O के लिए मानक अभिक्रिया एंथैल्पी के मान की गणना करना है यदि CH4G, CO2G तथा H2L के मानक संवहन एंथैल्पी के मान क्रमशः -74.91 माइनस 394.12 तथा माइनस 286.31 किलो जूल प्रति मोल हों। आप जानते हैं किसी भी अभिक्रिया की एंथैल्पी या ऊष्मा गणना करने के लिए होता है डेल्टा एच आर, माने इसके लिए है ये इक्वल टू होता है डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट्स के उसके संवहन ऊष्माओं का मान माइनस रिएक्टेंट के मानक संवहन ऊष्माओं के मान को घटा दिया जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स बने हैं CO2 और H2O। CO2 का मान इतना दिया गया है -394.12 और 2 मोल H2O के हैं। H2O का दिया गया है -286.31, इसमें 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 मोल बना है, तो 2 गुणी इतना माइनस रिएक्टेंट में आपका CH4 है, CH4 की वैल्यू दी गई है -74.91
और प्लस O2। O2 स्वतंत्र अवस्था में किसी भी यौगिक की मानक संवहन ऊष्मा का मान 0 होता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू जोड़ने पर इतना आ जाएगा और ये इसका मान इतना होगा, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी -891.83 किलो जूल, ये इसकी मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का मान है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को उसके परिभाषा के आधार पर, हम रिएक्शन के आधार पर उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज आप लोगों को हम संवहन ऊष्मा, विरचन ऊष्मा, दहन ऊष्मा के बारे में आपको उदाहरण से समझाया, और इस पर आपसे यही आशा, यही विश्वास है कि आप इसको आज अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण नियमों जैसे हेस का नियम इत्यादि को हम बताएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।